गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम लोग एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने आए हैं जो नया सिलेबस आपका 30% डिस्काउंट करने के बाद आया है, जिसमें यूनिट 1 और 2 को ऐड किया गया है। ये दोनों टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यूनिट 1 और 2 क्या क्या था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, ये। और यूनिट 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यूनिट 2 और 1 को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये थोड़ा होता है कि किसी टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में बांट दीजिए तो टॉपिक अलग हो जाएगा। नहीं, पेड़ की कई टहनियां होती हैं, सभी टहनियों को मिला के वृक्ष बोला जाता है। तो वृक्ष यही है, दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। और इसको एक साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेबस आपका क्या बनेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद आपका है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चारों चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके नए सिलेबस यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2 यूनिट में था, वो ये यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट ये दोनों मिला करके एक टॉपिक बनेगा बड़ा। एक टॉपिक में ये था, एक टॉपिक में था। चलो अब हम लोग ये जानेंगे कि टॉपिक क्या पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों के योग से बना है बेटा। फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये जनरल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जब कभी आप एमबीए करोगे फाइनेंस से तो आपको फाइनेंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, कई मैनेजमेंट पढ़ना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो शब्दों का योगदान है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। अब यहाँ जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस का नेचर जो होता है, एक तो गवर्नमेंट फाइनेंस है, सरकार के लिए धन की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट फाइनेंस जिसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं बच्चों, पब्लिक फाइनेंस। और दूसरा एक होता है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस या इसी को नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस बोलते हैं। नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस ये बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ फाइनेंस शब्द का जो मतलब है वो गवर्नमेंट फाइनेंस से नहीं, वो नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस है। क्योंकि जो गवर्नमेंट फाइनेंस होता है उसका स्ट्रक्चर अलग है। सरकारी वित्त की व्यवस्था अलग तरीके से होती है, प्राइवेट फाइनेंस की व्यवस्था अलग तरीके से होती है। और जो मैनेजमेंट शब्द है यहाँ पर, मैनेजमेंट का मतलब है कि पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट, ये जनरल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो शब्दों को तोड़ने से दो अर्थ निकले। अब जरा हम लोग ये जान लें कि प्राइवेट फाइनेंस या गवर्नमेंट फाइनेंस क्या है, तब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चर्चा करते हैं। ये बात प्राइवेट फाइनेंस के बारे में हम लोग जान लें, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंस
प्राइवेट फाइनेंस के बारे में हम लोग जाने क्या है प्राइवेट फाइनेंस। जब हम प्राइवेट सेक्टर के लिए, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए साफ साफ भाषा में बात करूं तो बिजनेस सेक्टर के लिए जब हम लोग पैसे की व्यवस्था करते हैं, कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, वेल्थ की व्यवस्था करते हैं, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, कैश मैनेजमेंट की व्यवस्था करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की व्यवस्था करते हैं, तो इसको प्राइवेट फाइनेंस कहा जाता है। बातों को समझे, कंसेप्ट लिखाएंगे हम। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, देहाती भाषा में बता रहा हूँ, पूंजी की व्यवस्था करना। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी सेवा को छोड़कर, इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, व्यवसायिक क्षेत्रों में, is called as प्राइवेट फाइनेंस। इसको प्राइवेट फाइनेंस के नाम से जानते हैं। आपको मैंने बताया भी था और नहीं जानते तो हम लोग जाने, जब हम लोग किसी कंपनी का या बिजनेस में हम लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट फाइनेंस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, थोड़ा सा देख लें ध्यान से। एक व्यवसाय है, ये धन की व्यवस्था कहाँ कहाँ से कर सकता है, इसके बारे में बिजनेस फाइनेंस ही बताता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, धन के साधन क्या है, व्हाट आर द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ फंड, और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ फंड, फंड को हम लोग कहाँ से कमाते हैं और फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम लोग कहाँ करते हैं। ये बात आपकी। प्राइवेट लोन, क्या हम लोग प्राइवेट डेब्ट लेते हैं, ये बात आती है, यानी रेजिंग ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पब्लिक डेब्ट का, प्राइवेट डेब्ट का मतलब क्या, हमने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, ये बात, या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, निजी प्रशासन, और प्राइवेट बजट। आप जिसे सरकार के बजट होते हैं वैसे प्राइवेट बजट भी होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब प्राइवेट बजट के पार्ट होते हैं। यानी प्राइवेट फाइनेंस में काफी चीजें आती हैं और इसी प्राइवेट फाइनेंस को बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, कि पैसा कहाँ से आता है, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या होगा, पैसा कम पड़ गया तो लोन ले लिया, या हमारा व्यक्तिगत प्रशासन क्या होगा कंट्रोल मैनेजमेंट करने का, बजट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस सेक्टर। ये बात, इस बात को समझना और जानना है। तो इस कहानी को हम लोग जब समझेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके सामने आती हैं, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये पहला कंसेप्ट इंट्रोडक्शन का था कि ये प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यानी अब मैं बातों को आपको बताऊं, पहले तो मैंने शब्दों को तोड़ दिया कि बिजनेस फाइनेंस, और देखिए फाइनेंस का नेचर पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट फाइनेंस ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं इस कंसेप्ट पर आता हूँ, इट इज पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये सामान्य प्रबंध का हिस्सा है, विच एक्सप्लेन अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा कहां से आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, रेजिंग ऑफ फंड, धन के साधन क्या होंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ फंड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ फंड। यानी कंसेप्ट क्या कहता है
इट इज पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये सामान्य प्रबंध का हिस्सा होता है जो केवल और केवल पैसे की बात करता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, पैसा कहाँ से आएगा, इसका साधन क्या होगा, इसका कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ये जनरल मैनेजमेंट से पैदा हुआ एक टॉपिक है जिसको फाइनेंशियल मैनेजर तैयार करता है। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। इट मीन्स this management is done by, इसको कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर, वित्तीय प्रबंधन करता है फाइनेंशियल मैनेजर। जैसे हमारी कोचिंग में दुबे सर है, आपसे पैसा वसूलते हैं, फीस सोर्सेज ऑफ फंड है, फिर उस फीस को टीचरों में पेमेंट करते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। बच गया तो उसको बैंक बैलेंस या हम लोगों का जो स्कूल कॉलेज है सोशल एडवांटेज वाले वर्क है उसमें हम लोग काम करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उस ऑब्जेक्टिव में एक दो बातें आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी आता है। जब भी कभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसको जरूर देखेंगे। ये कंसेप्ट इससे बड़ा वेस्टर्न और ब्रिंघम साहब का था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइज द इंडिविजुअल मोटिव्स एंड इंटरप्राइजेस गोल्स। ये कंसेप्ट आया था। अब ये चीज मैं आपको देहाती भाषा में समझा दी। हमको किताबी भाषा जानी नहीं, हमको एकदम नहीं पसंद है। आप 110% जानते हैं कि हमको कोई भी किताबी भाषा किसी तरीके से कुछ भी नहीं पसंद। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं। इसीलिए मैं किताबी भाषा बोलने का ना तो हक लगता हूँ और ना तो उसको बोलना चाहता हूँ। ये बात आपको ना रहे। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे कि ये कंसेप्ट हो गया। अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, कई कार्य बताए गए। कैपिटल फाइनेंशियल प्लानिंग करना सबसे बड़ा फंक्शन है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बता देना सबसे बड़ा फंक्शन है। डिटर्मिनेशन द कैपिटल कंपोजिशन, कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगी यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना। कैपिटल बजट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तैयार करना, ये सब आप पढ़ें। इनफ्लोज, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस कहाँ पर यूज करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवर, इनसे वसूली कैसे करेंगे, ये सब इसके फंक्शन है, मेन फंक्शन। एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन से फंक्शन को एक्ट करेगा इसको हम लोग देखें। सबसे पहला फंक्शन हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाएगा कि पैसा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस उद्देश्य से कमाएं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में जल्दी पैसा रिकवर करने का उद्देश्य होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे जमीन में पैसा आप फंसा दिए, ये बात आती फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पूंजी का प्रबंध करना, कार्यशील पूंजी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत लोग होते हैं वो क्या किए, बिजनेस बहुत बड़ा खोल लिए लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है, उनको वेतन देने भर का पैसा नहीं है, सैलरी मेंटेनेंस रॉ मटेरियल खरीदने भर का पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से भी फेल हो जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है कि जो गुड्स नहीं बिक पा रहा है वो क्यों नहीं बिक रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंशियल मैनेजर के सामने। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शन ये चीज हम लोग पढ़ते हैं कि जो गुड्स नहीं बिक पा रहा है वो क्यों नहीं बिक पा रहा है, इसकी वजह क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवर, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवर,
ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन से आते हैं आपने पढ़ा होगा, डेटर्स जिनको आपने उधार और जो आपने बिल आप रिसीव ट्रांजैक्शन किया है, दोनों लोग आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी सिखाता है आपको कि वसूली कैसे करें। जिनको आपने उधार बेचा है उनको बिल के माध्यम से उनको पैसा लिया जाए, रिसीव किया जाए, कि उनसे नगद वसूली किया जाए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भी पार्ट, ये भी मेन फंक्शन में आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन में आ जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये स्कूल में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये कि पैसा कहाँ लगाएं, जमीन में लगाएं, सोना चांदी खरीद लें, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लें, रियल एस्टेट में लगा दें, बैंक में पैसा जमा करके एफडी कर दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बात रिस्क एनालिसिस, रिस्क को एनालिसिस करना भी इसका फंक्शन होता है। रिस्क एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कि कहां पैसा लगाएं तो घाटा हो जाएगा, कहां पैसा लगाएं तो प्रॉफिट हो जाएगा, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट, दैट इज मेन कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बात आती है। ऐसे ही कई फंक्शन और भी इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे वो फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। बहुत लोग पैसा एक महीने में कमा लिए, उड़ने जमने लगे। वित्त पर नियंत्रण करना। लोग धंधा बिजनेस किए, 2 महीने कमा लिए, पापा तुम्हारे लिए लाए, मम्मी तुम्हारे लिए लाए, धंधा डूब गया। बिजनेस क्या कहता है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूज करो। शुरू में इनकम फ्रॉम बिजनेस मस्ट बी यूज्ड इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का पैसा व्यवसाय में करो, फर्जी कंट्रोल नहीं कि जो मन में है वो कर सकते हैं। ये इनसे आपका क्या होता है, काफी नुकसान होता है। इसको आपको जान लीजिए, इतना नुकसान है कि उसमें फिर आपका धंधा बिजनेस सब डूब जाता है और असली बिजनेसमैन आप नहीं बन सकते। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल होना जरूरी है। ये डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट या प्रॉफिट मैनेजमेंट। लाभ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉफिट मैनेजमेंट। ये लाभ का सर्वोत्तम उपयोग करिए। बहुत क्या करते हैं लोग, केवल पैसे को मिसयूज करते हैं हर जगह। लाभ का उपयोग लाभ में ही करिए, बिजनेस के ग्रोथ में करिए। ये फंक्शन में आ जाते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट, पूंजी का प्रबंध। आपको ये देखना है कि बिजनेस में कितना पूंजी की जरूरत है। आप घर से पैसा लगाएंगे कि लोन पर लेंगे, बाप का पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन उसमें आपके अंदर आलस छिप जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि बाप के पैसे पर ना तो टाटा बने हैं, न तो अंबानी बने हैं, न सुब्रत राय बने हैं। सब लोगों ने लोन का पैसा लिया तब आगे बढ़े हैं, क्योंकि लोन वाले पैसे में आलस खत्म करता है। वो किस्त देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, टेंशन क्रिएट करता है। टेंशन क्रिएट करने से आदमी मेहनत करना शुरू करता है। कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब महत्वपूर्ण फंक्शन में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इनको जानना है, समझना है। ये आपको मेन फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट आर द मेन फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन यू कैन एक्सप्लेन। फर्स्ट फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट। ये बात आपको जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो नया सिलेबस है, मैं बार बार इसको इसलिए पलट रहा हूँ कि आपका मेन सिलेबस भी हम देखते रहें कि क्या आपका सिलेबस है। जरूरी है कि आपका सिलेबस भी हम लोग जान लें, ये आपको ध्यान रखना। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो फंक्शन हो गया। स्कोप और फंक्शन में बहुत फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है उसी में आपको काम करना है।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका क्षेत्र है उसी में अगर हम लोग काम करेंगे तो स्कोप को भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन सी बातें आपको स्कोप में पढ़नी है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। बड़े स्कोप में मेन स्कोप पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन। ये आपका स्कोप में आपको केवल डिसीजन से जुड़ी चीजें लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो निर्णय से जुड़ी चीजों को आप लिख सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन, आप ये डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया था, दुर्भाग्य से इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिविडेंड पॉलिसी ये सिखाता है कि जो कंपनी शुरू में डिविडेंड कम देती है, बाद में डिविडेंड ज्यादा देती है, नुकसान करती है। डिविडेंड पहले अगर ज्यादा देना है बढ़ा चढ़ा के, लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे आपका, उससे आपकी कैपिटल ग्रोथ करेगी, बिजनेस ग्रोथ करेगा। डिविडेंड डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। डिविडेंड कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टरों की मोरलिटी डाउन होगी, और उनकी मोरलिटी डाउन होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपके वहां पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये महत्वपूर्ण होता है सबसे, डिविडेंड डिसीजन, इसको आपको देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण स्कोप है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये फिर वही बात आपके सामने आ गई कि आप बहुत बड़ा धंधा खोल लिए, बिजनेस खोल लिए, इतना बड़ा फैक्ट्री डाल दिए, 5 करोड़ रुपए आपने लगा दिया लाइन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर में। जैसे आप सपोज करिए एक शोरूम आपने खोल दिया, शोरूम आपने खोला, एसी कूलर, इस समय गर्मी का सीजन है, एसी कूलर पंखे का, पता लगा आपने 2 करोड़ का उसमें प्रॉपर्टी डाल दिया, खरीद लिया, और वेतन देने भर का आपके पास पैसा नहीं। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन आपको सिखाता है कि बिजनेस 1:1 पर होना है। यानी अगर आपने 50 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाया है तो 50 लाख रुपए आपके पास कैश में होना चाहिए, ताकि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट हो सके। अगर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो सकता है तो फिर आप बिजनेस धंधे में नहीं कर सकते। बिजनेस कहता है कि जब कोई आप धंधा करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाता है, तो कम से कम 3 बार पैसा लगाना पड़ेगा। एक बार आप लगा के भूल जाइए, दोबारा लगाएंगे तो मार्केट में फंस जाएगा, तिबारा जब लगावेंगे तो रन करेगा, तब आपकी गुडविल जनरेट होगी। पहली बार आप सीमेंट की 1 बोरी भी नहीं बेच सकते। ये धंधा है, ये बिजनेस है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ये बात आपको। फिर फाइनेंस डिसीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तीसरा, ये तो आपको सिखाता है कि इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं। फाइनेंस डिसीजन कि कहाँ से पैसा आएगा, सोर्सेस, इसका यूज कहाँ करें, ये बात। इसके अलावा भी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह इसी के पार्ट हैं, काफी चीजें इसमें आती हैं फाइनेंस डिसीजन में। फाइनेंस डिसीजन छोटा डिसीजन नहीं होता है, बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे कैपिटल बजट पैदा होता है। केवल मैं इसको में उन्हीं बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां लगाएं, इसी टॉपिक को कैपिटल बजट बोला जाता है। पैसे को कहां लगाएं, तो जिस प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा फायदा है, जैसे लोग पूछते हैं बैंक में एफडी करें कि जमीन खरीद लें। अब आप सोचिए कहां आपको ज्यादा फायदा है। फ्रेश जमीन मिल गई तो वही 10 लाख की चीज 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन धरती का कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो 10 लाख की जमा करने पर 20 लाख रुपए आपको दे देगा, कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बात को शो करता है कि आपके निर्णय क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंश्योर डिसीजन, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, जिनके बगैर कोई निर्णय, कभी कभी आप क्विकली कोई डिसीजन लेते हैं। एंश्योर डिसीजन आपसे कहता है कि
डिसीजन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, समझबूझ के निर्णय लीजिए, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आके, ये लॉकडाउन में ही देखिए बहुत लोग अपने धंधे बिजनेस को बंद कर दिए। बहुत कोचिंग इलाहाबाद में खुली बंद हो गई, किराया नहीं भर पाए। बहुत लोगों ने हम लोगों से उद्घाटन कराया, सर उद्घाटन करिए, 18 मार्च को उद्घाटन हुआ और उसके 10 दिन बाद सब बंद हो गए। तो निर्णय ऐसा होना चाहिए, स्मूथ निर्णय होना चाहिए, इंश्योर निर्णय होना चाहिए, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो। ऐसे निर्णय कारगर होते हैं, नहीं तो नुकसान हो जाता है। ये बात आपको, और एक बात और भी बताना चाहूंगा, ये प्रॉफिट मैनेजमेंट डिसीजन, अभी आपने फंक्शन भी पढ़ा था, मैं आपसे कह भी रहा था फंक्शन और इसको थोड़ा सा नेचुरल सिमिलर है, लेकिन यहाँ हर बार डिसीजन के पॉइंट आप इसमें ले। प्रॉफिट मैनेजमेंट डिसीजन क्या कहता है कि व्हाट आर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहाँ करें, प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचें कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचें, कहाँ ज़्यादा सोचें। प्रॉफिट मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि जो आदमी प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचता है उसका फ्यूचर खराब हो सकता है, और जो आदमी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है उसका प्रेजेंट खराब हो सकता है। इसीलिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ द प्रेजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको मैंने स्कोप बता दिया। स्कोप में क्या क्या आ गया, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्मूथ और इंश्योर डिसीजन, प्रॉफिट मैनेजमेंट डिसीजन। यही आपका बड़ा स्कोप है, इसी पर हम लोग काम कर सकते हैं। ये बात अब हम लोग इस टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट पर चलते हैं जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके उद्देश्य, भाई सिलेबस जो नया वाला है इसको हमको किताब से देखना पड़ता है कि व्हाट आर द न्यू सिलेबस। पुराने सिलेबस में आपको मैंने लीवरेज पढ़ा दिया, खत्म कर दिया उसने। पुराने सिलेबस में मैंने डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा दिया, वो भी हटा दिया गया। तो अब मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपका नया सिलेबस है, उससे ज़्यादा नहीं तो पता लगा कि पढ़ाते चले जा रहे हैं और वही हो गया, मामला दूसरा हो गया, इस सिलेबस में है ही नहीं। ये बात सिलेबस देखना पड़ता है। तो इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पढ़ा दिया, दूसरा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पढ़ा दिया, तीसरा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पढ़ा दिया। अब चौथी बारी आई जो लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, दोनों यूनिट को मिलाकर ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे ऑब्जेक्टिव में नए सिलेबस में केवल 2 ऑब्जेक्टिव आपसे जोड़ा गया, प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव, उनको आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वही जोड़े गए, तो इनको हम लोगों को देखना है। इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही बड़ा और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य। आपके सिलेबस में यही दोनों जोड़े गए, सेकेंडरी वाले को हटाया गया है, लेकिन उसमें भी मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी में क्या आता है। जैसे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी में आ जाएगा। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव सामाजिक कल्याण जो आप करते हैं घूम डाल के, कहा जाता है जो अच्छा व्यापारी होता है वो समाज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क, रेलवे, रोडवे सबके काम करा सकता है। ये बात ऑपरेशनल का मतलब क्या है, सामाजिक जितनी प्रक्रियाएं हैं उनका मोस्ट एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सोर्सेज, रिसोर्सेज सब आ जाएंगे। ये बात सोशल वाली बात बता दिया। तीसरी रिसर्च से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़े रिसर्च होते हैं, उन उद्देश्यों को भी पूरा जाता है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मेन लेकिन सिलेबस में इस साल आपके जो 30% डिस्काउंट करने की बात किया गया है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जिस पर मैं बात करने चलूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव जोड़े गए आपसे। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा आपसे जोड़ा गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन धन को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना, हिंदी में लाभ का अधिकतमीकरण। हिंदी मीडियम जो बच्चे बैठे हैं क्लास में, लाभ का अधिकतमीकरण, लाभ को बढ़ाना, धन का अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण का मतलब होता है बढ़ाना। ये प्रॉफिट मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? इस बात को हम लोगों को समझना है। अब इसी ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को टारगेट बना लेना है और इसी पर हम लोगों को काम करना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लाभ को बढ़ावा देना। देखा बेटा, कोई भी दुनिया का कोई भी धंधा हो, छोटा हो या बड़ा हो, शुरुआत में हम लोग लॉस को फेस कर सकते हैं। एक बार लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, कई बार लॉस हो रहा है, फिर कई बार लगातार लॉस हुआ तो हमने बिजनेस और धंधे को ठप कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है कि जब लगातार आप किसी धंधे में इन्वॉल्व हैं तो और ईमानदारी से इन्वॉल्व हैं तो आपको कभी ना कभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आपका नहीं बढ़ेगा। ये बात इसका मतलब क्या है? इट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो किसके बारे में बताता है? विच एक्सप्लेन अबाउट द इंक्रीज इन प्रॉफिट on the basis of goodwill of a company, of a business। किसी धंधे व्यापार में जब देखो ऐसे है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही बिजनेस डाले, अभी चाय की दुकान तो है नहीं कि आप चाय की दुकान खोल लिए, सब्जी की दुकान खोल लिए, तुरंत आपको फायदा होने लगे। जब आप किसी बड़े धंधे में हाथ डालेंगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पेशेंट हो जाएंगे। कुछ दिन बाद गुडविल कब मेंटेन होती है? यहाँ पर एक शब्द है आता है बेसिस ऑफ गुडविल। कुछ दिन बाद लगातार एक बार, दो बार, तीन बार झटका खाए, नुकसान हुआ, बाद में गुडविल मेंटेन हो गई, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगे और गुडविल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ गया। ये इसीलिए इट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच एक्सप्लेन अबाउट द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस। ये मतलब ये हो गया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? दूसरी बात, इट कैन बी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी डन, लाभ को कैसे बढ़ाएं? फॉलोइंग मेथड्स। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, लाभ को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये कैसे करेंगे हम लोग? ये बात, जब आपकी गुडविल बढ़ जाए तो आप मार्केट प्राइस बढ़ाइए। 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचिए। जियो वालों ने क्या किया आपको? जियो वालों ने पहले आपको फ्री में, फिर 200 रुपए, फिर 150 रुपए, फिर 599 रुपए, 3 महीने का रिचार्ज। ये क्या है? पहले तो आपको इंजेक्शन लगा दिए और बाद में फिर आप आदत डाल लिए। मार्केट प्राइस बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? तो प्रॉफिट, एक गुडविल मेंटेन होने के बाद प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीज इन सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दीजिए। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देंगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। 10 रुपए की चीज
आप 12 रुपए में बेचेंगे यानी 1 यूनिट पर 2 रुपए की इनकम बढ़ गई। और ऐसा तुरंत नहीं हो सकता। पहले आप गुडविल मेंटेन करिए, ऊपर वाला सब जरूर ध्यान रखिए। पहले आप गुडविल मेंटेन करो, 2-4 साल 5 साल बाद जब आप एक ब्रांड के रूप में बन जाएंगे तो आपकी गुडविल मेंटेन होने का प्रभाव ये होगा प्रोडक्ट का दाम बढ़ सकता है, क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ये बात। दूसरी बात, जब आप अपने कंपनी से शेयर इशू करें तो मार्केट प्राइस यानी प्रीमियम पर इशू करिए तो भी प्रॉफिट पैदा होगा। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर एट प्रीमियम। अगर आपने कैपिटल पाने के उद्देश्य से शेयर और डिबेंचर को इशू करा है, उनको आप प्रीमियम पर इशू करिए। 10 रुपए के शेयर 15 रुपए में बेचिए, 12 रुपए में बेचिए, 16 रुपए में बेचिए, जितना गुडविल उस आधार बेचिए तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और एक तीसरा तरीका है कास्ट कंट्रोल या कास्ट रिडक्शन, कास्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल। सर ये कास्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? लागत पर नियंत्रण सर कैसे हो सकता है? हो सकता है कुछ खर्चों पर कंट्रोल हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर कंट्रोल हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ने के साथ बढ़ जाए और घटने के साथ घट जाए, वो वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन फिक्स कॉस्ट जल्दी कम नहीं होता है। जैसे लॉकडाउन में हम लोगों का किराया अगर माफ हो जाता, अस्थायी खर्च है, तो हम लोगों को काफी रिलैक्स मिलता, लेकिन वो कम नहीं हुआ। लेकिन हाँ वेरिएबल कास्ट कम हो गया, जो टीचर परमानेंट नहीं थे उनकी सैलरी नहीं देनी पड़ी, ये वेरिएबल कास्ट, इससे कॉस्ट कम हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो कास्ट कंट्रोल करने से भी प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये बात आपको जरूर जाननी है। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ाकर ब्रांडिंग करके शेयर को मार्केट प्राइस से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इशू करना प्रीमियम पर, और कास्ट कंट्रोल या कास्ट रिडक्शन करना। ये 3 तरीके से हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं बच्चों। अब सवाल आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आपको बता दो क्या फायदे नुकसान है, ये बात। एडवांटेज यानी प्रॉफिट, एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक तरीके से मैं चीजों को एक निबंध की तरह पढ़ाता हूं। एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बात। एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या क्या फायदे? अगर लाभ बढ़ गया तो क्या होगा? इंक्रीज इन बिजनेस साइज, व्यवसाय का आकार बढ़ जाएगा, बिजनेस साइज बढ़ गई, व्यवसाय का आकार बढ़ गया, यानी नई नई फैक्ट्रियां खुल गई, नई फैक्ट्री नई कंपनियां आपने डाल दिया, बिजनेस आपका एक्सपेंशन में आ गया, क्योंकि आपका लाभ बढ़ता जा रहा है। आप देखते रहे लोग कई ब्रांच कंपनियों के खोलते चले जाते हैं, कैसे? जब लाभ बढ़ता जाता है। इंक्रीज इन बिजनेस साइज, इंक्रीज इन गुडविल, गुडविल बढ़ जाती है। इंक्रीज इन ब्रांडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग, यही सब कुछ है, ब्रांडिंग या गुडविल, इसी के आधार पर सब काम होता है। इंक्रीज इन ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग चरम पे होती है, ये फायदे। पेमेंट हम लोग आसानी से करते हैं, इजी इन या इजीली पेमेंट ऑफ लोन, इजीली पेमेंट ऑफ बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लेकर बिजनेस किया है तो आप आराम से लोन का पेमेंट कर सकते हैं विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। इजीली पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आपने बैंक को छोड़कर किसी और से लोन लिया है, इजीली पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं इनका पेमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। इजी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का भुगतान आसानी से हो सकता है।
इजी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये सब फायदा है। इजी इन पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेज, इजी इन पेमेंट ऑफ मजदूरी और वेतन दे सकते हैं। इजी इन पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेज, सैलरी और वेज का आसानी से भुगतान हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होगा, लोग भाग भाग के आपके यहाँ काम करने आएंगे। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन होगा। क्रिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल एडवांटेज, सामाजिक कल्याण होगा। सोशल एडवांटेज, ये सोशल एडवांटेज क्या होगा? एक बड़ा व्यापारी अगर चाहे तो समाज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सब बनवा सकता है गरीबों के लिए। इससे आपकी नेम, फेम और मनी, पॉपुलैरिटी। अब देखिए टाटा और अंबानी में यही फर्क है। अंबानी देश के लिए कहते हैं हम कोरोना हॉस्पिटल बनवाएंगे, आज तक जो है नहीं बन पाया, लेकिन वही टाटा वालों ने सीधे 1500 करोड़ रुपए दे दिया, जिसका नमक हम लोग खाते हैं, टाटा का नमक खाते हैं। तो दोनों में फर्क है। सोशल एडवांटेज, हम लोग अगर सोशल पॉपुलैरिटी के आधार पर देखें तो अंबानी पीछे हैं और टाटा आगे है। सोशल पॉपुलैरिटी के आधार पर देखें तो अमिताभ बच्चन पीछे हैं, अक्षय कुमार आगे है, अक्षय कुमार आगे है। बहुत जब देश की सामाजिक सहायता की बात आती है तो अक्षय कुमार सबसे आगे होते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब पीछे होने लगते हैं। क्या है? पैसा तो दोनों लोग कमा रहे हैं, ये बात आती है। तो कहने का मतलब ये सब इफेक्ट हैं। किसके इफेक्ट हैं? पॉजिटिव इफेक्ट हैं। किसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर यही गलत उपयोग करना चाहें तो क्या होगा? सोचिए, ये तो आपने पॉजिटिव क्रिएशन कर दिया, ये पॉइंट तैयार हो गए। सपोज करें कि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग कहें कि डिसएडवांटेज क्या है, तो करप्शन की बात आ सकती है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है। आप जब आपके पास धन होता है तो आप शुरू कर दिए, सामाजिक हानि, राजनीतिक हानि, आर्थिक हानि, देश भर का भ्रष्टाचार फैला के मार्केट में पड़े हुए हैं, करप्शन बढ़ गया। निगेटिव, नो पेमेंट मेड टू, पेमेंट न दीजिए किसी, गुंडाई बढ़ गई, मत दीजिए। नो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स को, जिससे आपने लोन लिया था उनको आप नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास पैसा है, आपकी सरकार है, आपका कोर्ट है, आपकी कचहरी है, आपका दरोगा है, आपका सिपाही है, आपका डॉक्टर है, आपका इंजीनियर है, सब कुछ आपका है। क्या करेंगे? नो पेड टू क्रेडिटर्स, नो पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉयों को पैसा न दें, सैलरी मार के बैठ जाए, ये आपके ऊपर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मिसलीडिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी को मिसलीड कर रहे हो आप, उल्टा सीधा व्यवहार बना रहे हो आप, मिसलीडिंग टू सोसाइटी, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दे मार्केट से, जो एम्प्लॉयमेंट आपने, अब यहाँ पर लोग पैसा नहीं लगाएगा, गुडविल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपकी गुडविल भी खत्म हो सकती है। धीरे 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 गुडविल राइट आप होगी, ये इफेक्ट आपके यहाँ पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा, लोअर इन्वेस्टमेंट, लोग पैसा नहीं लगाएंगे, बहुत चीजें है ना। लोअर डिविडेंड पॉलिसी भी आपकी कमजोर हो जाएगी। लोअर डिविडेंड पॉलिसी या बिग डिविडेंड पॉलिसी, कमजोर डिविडेंड पॉलिसी आ जाएगी, कई चीजें हैं, सब कुछ टूट जाएगा।
इसको हमने बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया और इसी से जुड़ी बातें आपको और जान लेना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही एक रूप है। ये बात आपको जान लेना है। ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है जिस पर हमको डिस्कशन करना है वो है दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लोग कहते हैं सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। नहीं, जब आपका पैसा बैंक बैलेंस में दिखता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन वही पैसा जब जमीन जायदाद, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ी घोड़ा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर के रूप में मार्केट में सामने आ जाता है, उस पैसे को जब हम फिजिकली शो करते हैं, फिजिकली मतलब भौतिक रूप से दिखाई देता है कि देखो भैया उनके पास 50 फॉर्च्यूनर है, वो प्रॉफिट का एक कन्वर्जन है संपत्ति में। यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सेकंड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दूसरा रूप है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जब पैसा मार्केट में फिजिकली दिखने लगे तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। ये व्यवहारिक भाषा है, इसका मतलब हम लोग लिख लें इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is the basis of wealth maximization। धन के रूप में चीजें दिखने लगती हैं। मैं आपको बता रहा हूं यही प्रॉफिट अगर बैंक में है तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। रोज आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, जो आपका प्रॉफिट वो बढ़ता जा रहा है। किसी बैंक अकाउंट में रोज आप मोबाइल में बैलेंस देख रहे हैं, आज 2 लाख था, कल 4 लाख हो गया। लेकिन यही प्रॉफिट जब असेट्स के रूप में आपको दिखने लगे कि आपने जमीन बढ़ा ली, आपकी जमीन पूरे प्रदेश में कई जगहों पर है, आपने मकान खरीद लिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपने मोटर कार कहीं खरीद लिया, कई चीजें आपने खरीद लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कि पैसा दिख रहा है, पैसा बोलता है, ये बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी जब लाभ जो है मुंह पे चढ़ के बोलने लगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर गाड़ी के रूप में दिखने लगे, उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब बेटा जब एग्जाम में कभी पूछा जाए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, तो जो एडवांटेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था वही आपको लिखना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेज, और जो डिसएडवांटेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था वही आपको इसका डिसएडवांटेज लिखना है। बस थोड़ा सा फर्क था जिसको मैंने आपको बता दिया। अब पूरी लाइन आपने पकड़ लिया कि वही पैसा जब जमीन जायदाद के रूप में फिजिकली दिखने लगे तो उस प्रॉफिट को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट आर द शुद्ध वर्तमान मूल्य। कि पहले आदमी के पास किच्ची नहीं था, पहले आदमी के पास किच्ची नहीं था और आज इसके पास इसका वर्तमान मूल्य देखिए क्या दिख रहा है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। आज के लेक्चर में मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को कंबाइन पढ़ाया। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।